कैसे हैं आप लोग। आज फिर मिल गए हम लोग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे पॉलिटी का, जो वर्ष 2021 में सामान्य अध्ययन के पेपर 1 में आया था। उस प्रश्नों को हल करेंगे जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था 2022 का। उसी प्रकार हम लोग आज 2021 का प्रश्न हल करेंगे और उसका व्याख्या भी करेंगे आपके लिए, जो कि बहुत ही उपयोगी होगा आपकी तैयारी में। तो ऑनलाइन भी जो देखेंगे यूट्यूब पर, उनके लिए भी है ये क्लास, क्योंकि यूट्यूब पर भी हम बराबर डाल रहे हैं इस क्लास को और अच्छा रिस्पॉन्स आपकी तरफ से आ रहा है। तो इसको हम लोग कंटिन्यू भी करेंगे और आगे हम लोग टॉपिक वाइज भी लेकर आएंगे, तो और भी आपको जो है सिलेक्टिव होकर पढ़ने में ज़्यादा मदद करेगा। तो ये हमारा प्रयास, हमें हम लोग का निश्चय आईएएस परिवार का लगातार इफर्ट बना हुआ है, स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाएँ। तो शुरू करते हैं हम आज का क्लास। देखिए, आज का जो हम लोग का पहला प्रश्न है, आप देख पा रहे हैं, भारतीय संविधान के तहत धन का संकेंद्रण उल्लंघन करता है। मतलब किसका उल्लंघन करता है? मान लीजिए भारत में धन का संकेंद्रण है, तो भारतीय संविधान के तहत वो किसका उल्लंघन करता है? बहुत सारे रिपोर्ट भी आती है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मनी है भारत में, धन का संकेंद्रण बहुत ज्यादा है। उदाहरण के तौर पर हम समझा रहे हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे कि 1% के पास जो है भारत की ज्यादा से ज्यादा संपत्ति जो है संकेंद्रित है। आय का असमानता बहुत ज्यादा है। तो आय का असमानता होने के कारण जो है, उसी पे प्रश्न है कि अगर भारत में धन का संकेंद्रण है तो भारतीय संविधान के तहत किन तत्वों का वो उल्लंघन करता है। ठीक है, तो इस उत्तर जो है हमारा बी है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि ये कैसे उल्लंघन करता है। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए आदर्श है। ठीक है, सामाजिक और लोकतांत्रिक अधिकार के लिए देने के लिए वो बनाया गया। उसी प्रकार अनुच्छेद 39 के अनुसार, यानी 39 के अनुसार, राज्य विशेष रूप से अपनी नीतियों को निम्नलिखित सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करेगा। पहला क्या है? भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि सर्वजन हिताय हो, मतलब सबका हित हो। ठीक हो, और राज्य को धन का कुछ ही हाथों में केंद्रित होने से बचाना चाहिए। ठीक है, ये हमारा जो है डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य को निर्देशित किया गया है कि राज्य ऐसी नीति बनाएगा कि धन का संकेंद्रण नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मन में प्रश्न आ रहा होगा, इसलिए उत्तर बी जो है विकल्प सही है। अब यहाँ पे आपको मन में उत्तर आ रहा होगा कि फिर समानता का अधिकार क्यों नहीं जो है इसको हनन कर रहा है अगर धन का संकेंद्रण है? क्योंकि समानता का अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि समानता का अधिकार को आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अगर आपका आर्टिकल 32 के तहत अगर आप, या फिर अगर ऐसा कोई कानून मतलब बना रहा है गवर्नमेंट जिसमें आपकी समानता के अधिकार का हनन हो रहा है, तो उसमें भी आप जा सकते हैं कोर्ट में। तो जब कोर्ट में आप चले जाएंगे तो ये कैसे जो है धन के संकेंद्रण का उल्लंघन करेगा? नहीं करेगा। और ये क्या है? ये चाहिए। क्या है? चाहिए। चाहिए होने के कारण इस यही पे आपको अंतर समझना चाहिए डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में। ठीक है, ये आपको अंतर समझ में आना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे। डीपीएसपी को क्या होता है? ये चाहिए है, ऐसा सरकार को चाहिए, ये करना ही है, इसेंशियल है, करना ही है, बाध्यकारी है। ठीक है, बाध्यकारी है। तो बाध्यकारी होने के कारण आप जो है चले जाते हैं आर्टिकल 32 के तहत, कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में, एससी में। और 226 के तहत कहां चले जाते हैं? हाई कोर्ट में। ठीक है, और ये बाध्यकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सरकार के पास बहुत सारा काम दिया गया है सरकार को। ठीक है, इतने सारे काम होने के कारण अगर उसको बाध्यकारी बना दिया जाए तो बार बार जो है जनता चली जाएगी कहां पे? कोर्ट में। कोर्ट में चली जाएगी तो सरकार कितने चीजों को जो है निस्तारण करेगा, इसलिए उसको बाध्यकारी नहीं बनाया गया। लेकिन अगर धन का संकेंद्रण हो रहा है तो चूंकि हमारे डीपीएसपी में साफ साफ लिखा हुआ है कि सरकार को ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए ताकि धन का संकेंद्रण न हो कुछ ही हाथों में, और सर्वजन हिताय हो, सबका हित को ध्यान रखते हुए अपना कानून को पारित किया जाना चाहिए। इस वजह से ये कह रहा है कि इन तत्वों में से राज्य के नीति निर्देशक तंत्र का जो है उल्लंघन होता है अगर धन का संकेंद्रण हो रहा है देश में। तो समझ रहे हैं? अगले प्रश्न पढ़े। देखिए, अगला प्रश्न हमारा जो है, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? ठीक है, ये प्रश्न आप लोग कई बार सुने भी होंगे, कई बार आप लोगों ने किया भी होगा जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टेट का करते हैं या ऐसे भी आप लोग लगाते होंगे, तो ये इसके बारे में आप लोगों को पता भी होगा। आसान सा प्रश्न है। ठीक है, पहला है
केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध कानूनी अधिकार, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध कानूनी अधिकार, ठीक है, केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध मौलिक अधिकार, न तो मौलिक अधिकार न तो कानूनी अधिकार, तो ये किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध कानूनी अधिकार है ये, ठीक है, समझ रहे हैं। ये अब पहले क्या था कि ये मौलिक अधिकार था, एफआर था, फंडामेंटल राइट था, लेकिन बाद में इसको जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब हम लोग समझते हैं कि कब कानूनी अधिकार इसको बनाया गया, अब क्यों बनाया गया, ठीक है, इसके उसमें, इसलिए आंसर क्या है, बी है। अब हम लोग व्याख्या में इसको समझते हैं कि ये क्या है। प्रारंभ में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1)(f) के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक दर्जा दिया गया था, यानी पहले ये फंडामेंटल राइट था, ठीक है, एफआर था, मौलिक अधिकार था। हालांकि 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के साथ संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में हटा दिया गया और भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300(a) के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, इसलिए विकल्प बी सही है, ठीक है। ये कब बनाया गया, ये कब बनाया गया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब कई बार इस तरह का प्रश्न आता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो उसका उत्तर होगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 के द्वारा यह किया गया, ठीक है। अब इसके पीछे इसलिए भी किया गया कि जब ये फंडामेंटल राइट था तो जमीनों का अधिग्रहण करने में गवर्नमेंट को बहुत दिक्कत आ रही थी, ठीक है, भाई जमीन का अधिग्रहण नहीं करेगा तो कैसे पुल बनेगा, कैसे रोड बनेगा, इसलिए इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। फंडामेंटल राइट था तो बार बार लोग चले जाते थे सुप्रीम कोर्ट के पास, कोर्ट के पास, तो कानूनी अधिकार हो गया। अब इसका मतलब हुआ कि सरकार किसी का जमीन का अधिग्रहण कर रही है तो कानून के उचित प्रक्रिया के तहत अधिग्रहण करेगी, उसको मुआवजा देगी, ठीक है, कानूनी अधिकार का मतलब ये हो गया। तो कानूनी अधिकार का मतलब ये हो गया कि अब कानून के तहत उसको किया जाएगा। अब उसको फंडामेंटल राइट नहीं रहा, तो फंडामेंटल राइट था तो बहुत परेशानी हो रही थी गवर्नमेंट को, इसलिए जो है 44वें संविधान संशोधन को लाना पड़ा। तो ये 44वां संविधान संशोधन ऐतिहासिक है, इसको आप लोग समझ लीजिए, ध्यान से रख लीजिए, इससे कई प्रश्न बन सकते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं, थर्ड पे। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। आप प्रश्न को एक देख पा रहे हैं कि 2000 हम लोग जैसे जैसे पीछे जा रहे हैं, प्रश्नों का जो नेचर है थोड़ा इजी है। 2025 का कितना टफ प्रश्न था, 2024 का भी प्रश्न बहुत टफ था। जैसे जैसे पीछे जा रहे हैं थोड़ा प्रश्नों का हम देख रहे हैं कि जो स्तर है थोड़ा इजी है। जैसे हम लोग आगे थे तो बहुत टफ प्रश्न थे 2025-24 में। अब देखिए 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी, ये प्रश्न है हमारा तीसरा, ठीक है। इसका आंसर है बी, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। अब आप लोग कहेंगे कि भाई हमारा देश तो जो है इसमें संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो 1950 में कहा स्थिति थी। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि कब जोड़ा गया बाकी शब्द, आपको पता होना चाहिए कि प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। हाँ, उसके पहले जो है केवल ये था, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य था हमारा देश, तब इसी वजह से इसका आंसर होगा बी। वैसे हम लोग इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत की संवैधानिक स्थिति एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की थी। बहुत लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए इनको जिनको ध्यान होगा कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ शब्द जोड़े गए थे, अगर इतना भी ध्यान है कि कुछ शब्द जोड़े गए थे, तो आप इस प्रश्न को तुरंत टैकल कर लेंगे कि ये प्रश्न जो है इसमें जरूर कुछ वो है, उसकी यथास्थिति नहीं थी जो अभी है, कुछ अलग था। तो ये था संवैधानिक स्थिति एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य था, ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, अतः विकल्प बी सही है। कोई दिक्कत? अगला हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं, चौथे प्रश्न। संवैधानिक सरकार का अर्थ है, ठीक है। देखिए संवैधानिक वैधानिक ये लगातार आ रहा है, तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट में क्लियर करा दूंगा, आप लोगों को कहीं भी कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। जो यूट्यूब पे देखेंगे उनके लिए भी ये है कि हम लोग पिछले 2-4 सालों का अब तक प्रश्न हल कर चुके, 25, 24, 23, 22, 21, 5वां साल है। तो हम लोग लगातार, और एक स्पेसिफिक हम लोग किए थे वो संविधान के विकास से संबंधित था, लेकिन इन 5 वर्षों के प्रश्नों में हम लोगों ने देखा कि संवैधानिक वैधानिक लगातार इस तरह के वर्ड और इस तरह के संस्थाओं के बारे में प्रश्न आ रहा है। अब पूछ रहा है कि संवैधानिक सरकार क्या होता है, सीधी ये प्रश्न पूछ दिया है। तो आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होनी चाहिए, मैं भी बताऊंगा, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा।
और जो क्लास में उपस्थित बच्चे हैं उनके लिए भी है कि ध्यान से समझिए। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर दे रहा है डी दे रहा है, संविधान की शर्तों द्वारा सीमित सरकार। ठीक है, अब इसमें कहीं से भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक है, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात कर रहा है और संविधान के अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए। अब इसमें संघीय ढांचे वाले राष्ट्र की प्रतिनिधित्व सरकार, ये नहीं होगा। एक ऐसी सरकार जिसके प्रमुख नाम मात्र की शक्तियां प्राप्त हो, ये भी नहीं होगा। एक ऐसी सरकार जिसके प्रकाश प्रमुख को वास्तविक शक्तियां प्राप्त हो, ये भी नहीं होगा। ये अलग अलग क्वालिटी है सरकारों की। आप सीधे आपको पकड़ेंगे कि लिमिटेड गवर्नमेंट हो जाती है और संविधान के अनुसार चलता है। ठीक है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। और हम लोग व्याख्या में भी हम इस चीज को आपको बता दे रहे हैं। देखिए, संवैधानिक सरकार का अर्थ केवल सरकार होना नहीं है, बल्कि ऐसी सरकार होना जो संविधान द्वारा सीमित और नियंत्रित हो। यानी सरकार जो है संविधान से अपनी शक्ति प्राप्त करता हो और संविधान के हिसाब से अपने शासन को चलाता हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कहलाता है। अब यहीं पे आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। अभी मैं यहीं पे रोकता हूं, थोड़ा सा आपको हम लोग पीछे ले जाएंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा आपको। आप लोग मोनार्की सिस्टम समझे होंगे। मोनार्की सिस्टम मतलब राजशाही व्यवस्था। और राजशाही व्यवस्था में क्या था कि कानून राजा के हिसाब से होता था। ठीक है, फिर आया संवैधानिक राजशाही व्यवस्था यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम में क्या हो गया कि राजा जो काम करेगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगा। तो वहीं से फिर डेवलप हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। तो अभी जहां भी राजशाही व्यवस्था मोनार्की सिस्टम है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम है। उसके पीछे बहुत सारा रिफॉर्म है। देखिएगा कि यूरोप में बहुत सारा कानून बना, कानून की शुरुआत हुई, लोग अपने अधिकारों के बारे में जाने, समानता के बारे में जाने। आप लोग फ्रांस की क्रांति भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे अपने अपने अधिकारों के बारे में लोग जैसे से जागरूक हुए तो राजा के शक्तियों को चैलेंज किया जाने लगा। तब फिर राजा जो है कॉन्स्टिट्यूशन या कानून के हिसाब से काम करने लगा। इसीलिए कहा जाता है इंग्लैंड में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम है, जबकि पहले वहां मोनार्की सिस्टम था। ठीक है, उसी तरह जापान में भी आजकल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम है। अब क्या हो गया, पहले मोनार्की सिस्टम था, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम हो गया। मतलब राजा काम जरूर करेगा, राजशाही व्यवस्था जरूर रहेगी, लेकिन वो काम कैसे करेगा, कानून के हिसाब से करेगा, अपना मनमाना नहीं करेगा। अब फिर वही धीरे धीरे रिफॉर्म होते 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 यहाँ पे पहुंच गया कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की तरफ। तो इसके पीछे का इतिहास ये है मोटा मोटी, अभी मैं यहाँ बता सकता हूँ, बहुत ज्यादा उसमें आप लोगों को पीछे नहीं ले जाऊंगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे हमको उल्लेख करना जरूरी था। अब देखिए, यानी संवैधानिक सरकार का तात्पर्य ऐसी शासन व्यवस्था था जिसमें सरकार सभी कार्य संविधान के दायरे में रहते हैं। सरकार के पास असीमित शक्ति नहीं होती, उसे केवल वही कार्य करने की अनुमति होती है जो संविधान में अनुमोदित या निर्दिष्ट है। इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग उदाहरण से भी समझ लें भारत के संदर्भ में कि संविधानवाद या संविधान के हिसाब से जब सरकार चल रही है या संवैधानिक गवर्नमेंट है तो भारत में क्या क्या उदाहरण है, उसके प्रत्यक्ष उदाहरण देखिए। संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों का हनन करे। ठीक है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, संविधान का कि कोई भी ऐसा कानून संसद या गवर्नमेंट नहीं बनाने की कोशिश कर सकती है जिसमें हमारा फंडामेंटल राइट का हनन हो। इसीलिए जब वो कानून बनाया गया होगा तो इसीलिए उसको कहां डाल दिया गया, जब हम लोग पिछले प्रश्न में थे, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार डाल दिया गया। क्योंकि कुछ कानून अगर वो लोग संपत्ति से संबंधित बना रहे होंगे तो फिर दिक्कत आ रहा होगा, क्योंकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, तो वहां संशोधन करना पड़ा। तो इसीलिए कह रहा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होने के कारण संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जिसमें व्यक्ति के, उस देशवासी के लोगों का मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट का हनन हो या फिर उनका अधिकारों पे किसी प्रकार का अतिक्रमण हो। कार्यपालिका को संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, जो सरकार है उसको कार्यपालिका कहते हैं। सरकार जो है संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार ही काम करेगी, वो अपने हिसाब से नहीं काम करेगी। अपने हिसाब से काम करेगी तो फिर तानाशाही व्यवस्था जन्म ले लेती है। ठीक है, तानाशाही व्यवस्था जन्म ले लेती है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, संविधान की रक्षा करती है। अब न्यायपालिका भारत में स्वतंत्र, ये भारत में कुछ उदाहरण है। ठीक है, भारत में आप प्रत्यक्ष देख भी पाते होंगे कि कार्यपालिका जो है संविधान के अनुच्छेदों के हिसाब से काम करती है, संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाती है,
और जो है न्यायपालिका स्वतंत्र और संविधान की रक्षा करती है। और इसी में आप जो है आप चले जाते हैं जो है 32 के अंतर्गत, ठीक है, आपके अधिकारों का अगर हनन भी सरकार करती है तो आप 32 के अंदर सीधे चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। इसीलिए फंडामेंटल राइट को सबसे ऊपर रखा गया। तो ये कुछ प्रत्यक्ष उदाहरण है जिससे आपको दिख पा रहा है कि भारत में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वर्क कर रही है। ठीक है, कोई किसी प्रकार का कोई डाउट? अब देखिए पांचवा जो हमारा प्रश्न है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन होता है इन सबों में। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियां हैं। यह ध्यान देना है कि क्या है। ठीक है, पद्म पुरस्कार जो 1954 में स्थापित किए गए थे केवल एक बार निलंबित किए गए थे। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या किसी विशेष वर्ष में अधिकतम 5 तक सीमित है। अब तीनों पद्म और राष्ट्र भारत रत्न से संबंधित फैक्ट था, तीन में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है कह रहा है। हाँ, तो ये है डी, सभी कथन है? क्या समझ पा रहे हैं आप प्रश्न से? क्या कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है कह रहा है, तो तीनों बोल रहा है ना कि तीनों सही नहीं है, यानी तीनों गलत है। तो हम लोग समझेंगे कि क्या फिर सही होगा। फिर देखिए अनुच्छेद 18(1) के तहत राज्य को किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो नागरिक हो या गैर नागरिक, उपाधियां जैसे राजा, महाराजा और सर और लॉर्ड प्रदान करने से रोकता है। ठीक है, अनुच्छेद 18(1) में, क्योंकि समानता का सिद्धांत देता है और व्यक्ति को अगर ये प्रकार का उपाधि मिल जाती है तो विशेष उनको अधिकार मिल सकता है। इसीलिए इस चीज को रोक दिया गया संविधान में, इस तरह का उपाधि देने से मना कर दिया गया। तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि वो उपाधि नहीं है, वो गलत है। ठीक है, तो हालांकि सैन्य और सैनिक शैक्षणिक विशिष्टताओं को इस निषेध से छूट दी गई है। अब किसी, जैसे मान लीजिए कि शैक्षणिक में डॉक्टर दे दिया जाता है, तो डॉक्टर लगाते हैं ना, डॉक्टर, जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर आप हो गए, आप डॉक्टर, क्या नाम है आपका? धीरज, डॉक्टर धीरज कुमार। ठीक है, तो ये जो है इसमें छूट है, जैसे धीरज कुमार ये उपाधि हुई ना डॉक्टर, लेकिन आपने चूंकि डॉक्टर के लिए पढ़ाई किया है, शैक्षणिक डिग्री है, या तो आप पीएचडी करेंगे या तो एमबीबीएस करेंगे, तो डॉक्टर होगा, डॉक्टर धीरज कुमार। उसी प्रकार जैसे कर्नल धीरज कुमार, ठीक है, लिखता है ना कर्नल धीरज कुमार, तो सैन्य उपाधि हो गई। तो ये जो है एक्सेप्शनल है, उसमें 18(a) में एक्सेप्शनल है। अब आगे आते हैं हम लोग इस पे, भारत रत्न पे। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियां नहीं है, अतः कथन एक सही नहीं है। ठीक है, समझ गए आप? पद्म पुरस्कार 1978, 1979, 1993 से 1997 के दौरान निलंबित कर दिए गए थे, अतः दो भी सही नहीं है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, हाँ। भारत रत्न के लिए सिफारिशें प्रधानमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति को की जाती है। भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या किसी विशेष वर्ष में अधिकतम 3 तक सीमित है, अतः कथन 3 सही नहीं है, तीनों गलत है, इसलिए डी उत्तर है। समझ पाए आप लोग? मेरे ख्याल से क्लियर है। आगे बढ़े। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायिक हिरासत का अर्थ है अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को जेल में नहीं बल्कि पुलिस थाने में बंद किया जाता है। ठीक है, इस पे आप लोग विचार कीजिए कि जब आपको गिरफ्तार किया जाता है तो क्या किया जाता है। ठीक है, दूसरा, कभी गिरफ्तारी हुई नहीं आप लोगों में से किसी की, तो इसलिए नहीं समझ पाएंगे। हुआ है गिरफ्तार वो? कोई बात नहीं। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी को अदालत की अनुमति के बिना संदिग्ध से पूछताछ करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या कह रहा है? केवल 2, मतलब सही है। यहां भी देखिए सही है, सही नहीं है में कंफ्यूजन, एक ही बार नहीं था, वो कंफ्यूज कर दिया था थोड़ी देर के लिए दिमाग को हम लोगों को। ठीक है, केवल नहीं था, थोड़ी देर के लिए हम भी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हुए हैं। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्योंकि नहीं है और है में अगर आप कंफ्यूज हुए तो उल्टा आंसर देके आएंगे या गलत हो जाएगा। तो यहाँ बहुत ध्यान से पढ़ना है, प्रैक्टिस भी आप लोगों की हो रही है कि यहाँ एकदम ध्यान से पढ़ना है कि कह क्या रहा है, सही नहीं है कि है। ठीक है, तो केवल 2 सही है। अब 2 कैसे सही है और 1 कैसे गलत है हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए कथन 1 सही नहीं है। कैसे? न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को जेल में नहीं बल्कि पुलिस थाने में बंद किया जाता है। ठीक है,
कथन 2 सही है। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी को अदालत की अनुमति के बिना संदिग्ध से पूछताछ करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति न्यायिक हिरासत में होता है तो न्यायालय के नियंत्रण में होता है, इसलिए पुलिस को उससे पूछताछ करनी है तो अदालत से अनुमति लेनी पड़ती है। अतः विकल्प सही है। ठीक है, आगे बढ़े। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 7वां विचार बहुत कराता है यूपीएससी। जब कोई कैदी पर्याप्त कारण बताता है तो ऐसे कैदी को पैरोल देने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। ठीक है, राज्य सरकारों को अपने पैरोल पर कैदियों की रिहाई के लिए नियम है। ठीक है, अब इसमें सत्य कौन है यानी सही कौन है? केवल 2। इसमें भी केवल 2 सही है, यानी ये गलत है। अब ये कैसे गलत है और ये कैसे सही है देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, कथन 1 सही नहीं है। कुछ आपराधिक कानूनों में अंततः पैरोल की सुनवाई का अधिकार होता है, लेकिन सामान्य कानून पैरोल की पूरी गारंटी नहीं देते हैं। प्राधिकारी उन कैदियों को पैरोल देने से इनकार करने का विकल्पाधिकार रखते हैं जिन्हें वे खतरनाक मानते हैं। समझ रहे हैं? मतलब एक्सेप्शनल चीजों में पैरोल दिया जा सकता है, सामान्यता नहीं है, इसलिए जो है वो गलत है। ठीक है, उसमें सामान्यता कह रहा है। ठीक है, इसमें आप लोग देखे होंगे तो पर्याप्त कारण बताता है ऐसे कोई पैरोल देने से इनकार नहीं किया क्योंकि उसके अधिकार का मामला बन जाता है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, उसी प्रकार जो है कथन 2 सही है। पैरोल देना कारागार अधिनियम 1894 और कारागार अधिनियम 1900 के तहत बनाए गए नियमों के द्वारा शासित होता है। अब आपको यहाँ प्रश्न बन सकता है कि पैरोल किस अधिनियम के तहत जो है शासित होता है, तो इसके 2 अधिनियम है। 1894 और 1900 में जो 2 अधिनियम बने थे, उन अधिनियमों में इससे संबंधित प्रावधान है, उसी से पैरोल देने का, पैरोल मतलब होता है, समझते हैं पैरोल मतलब क्या होता है? पैरोल मतलब कि कोई कैदी अगर है तो उसको कुछ समय के लिए जेल से बाहर रहने के लिए दिया जाता है। उसमें उसका कुछ उचित कारण होता है, जैसे अगर उसकी पत्नी बीमार है या घर में कोई बीमार है या किसी की मृत्यु हो गई है, कुछ ऐसा वैलिड रीजन है, तो उसमें मजिस्ट्रेट को या जेल प्रशासन को पावर होता है कि उनको दिया जाए। जैसे संजय दत्त को देखे होगे, जब वो जेल में बंद था तो अक्सर पैरोल पे वो चला जाता था। कई बार जो है मीडिया में भी इसकी आलोचना होती थी कि संजय दत्त बड़ा पहुंच वाला आदमी है तो बार बार पैरोल पे वो चला जा रहा है बाहर। तो खैर ये तो इस पे हम लोग क्या ही विचार करें, लेकिन ये मैं याद दिलाने के लिए आपको बता रहे हैं कि पैरोल की घटना होती क्या है। ठीक है, फिल्मों वाली बात और फिल्म स्टार वाली बात थोड़ा ज्यादा ध्यान में रहता है, इसलिए उदाहरण दे रहे हैं। कथन 2 सही है, आप लोग समझ गए। और ये कैसे सही है? कई राज्य सरकारों ने भी यह निर्णय लेने में सुविधा के लिए दिशा निर्देश तैयार किए हैं कि किसी विशेष मामले में पैरोल दी जानी चाहिए या नहीं। उदाहरण के लिए राजस्थान कैदियों की पैरोल पर रिहाई नियम 1958, तो राज्य सरकार के भी नियम है इसमें। जैसे वहां यही कह रहा है ना कि राज्यों अपने पैरोल कैदियों के रिहाई के नियम है राज्य सरकारों के। ठीक है, राज्य सरकारों के, तो राजस्थान में इस तरह का नियम है। ठीक है, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि राजस्थान में स्पेसिफिक एक नियम है जो कैदियों के रिहाई से संबंधित है, पैरोल से संबंधित है। ठीक है, अब हमारा है राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है? देखिए, अब हमेशा अनुसूचित जाति जनजाति मतलब कहने का मतलब है कि जो डिप्राइव्ड क्लास है, जो वंचित वर्ग हैं, वंचित वर्ग से संबंधित एक क्वेश्चन तो है ही है। तो कोई भी वंचित वर्ग से संबंधित क्वेश्चन आप लोग मत छोड़िएगा। अगर आप पॉलिटी कर रहे हैं, एक प्रश्न की तो गारंटी मैं दे सकता हूं, एक राष्ट्रपति वाला, एक वंचित अधिकार वाला और एक संस्थाओं वाला और कुछ राज्यसभा लोकसभा की प्रक्रिया वाला। अब वंचित वर्ग वाला तो 100% आएगा। ठीक है, एससी चाहे SC ST का अधिकारों से संबंधित पूछ दे या फिर जो है अनुसूचित क्षेत्र के बारे में पूछ दे। अब पूछ दिया है कि इनके जो अधिनियम है 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी का काम करता है? तो इसका आंसर है जनजातीय कार्य मंत्रालय। नाम से ही समझ में आ रहा है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ही इसमें जो है करेगा, क्योंकि इसका नाम ही ऐसा है और जनजाति का तो भाई वही करेगा ना। जी, तो ये तो अंडरस्टूड सा चीज है, क्योंकि इस लेवल तक आके आप इतना कंफ्यूज नहीं होगे बाकी जो मंत्रालय दिया हुआ है। ठीक है, इसका सीधा सा आंसर है डी। ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, जिसे वन अधिकार अधिनियम फॉरेस्ट राइट एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, अब आपको
ये आपको क्लियर होना चाहिए कि वन अधिकार अधिनियम भी इसको कहते हैं, इतना बड़ा नाम के साथ साथ इसका ये भी नाम है वन अधिकार अधिनियम, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में भी कहा जाता है। वन में रहने वाले जनजातीय समुदायों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन संसाधनों पर अधिकारों को मान्यता देता है। अब ऐसे आपसे पूछ सकते हैं यहां से एक प्रश्न कि निम्न में से किस अधिनियम के तहत जो है वन में रहने वाले जनजातीय समुदायों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन संसाधनों पर अधिकारों का मान्यता देता है? कौन सा संविधान संशोधन, कौन सा संविधान अधिनियम, सॉरी कौन सा अधिनियम? समझ पा रहे हैं? मतलब वन निवासियों में जो पारंपरिक जो निवास हैं अनुसूचित जनजाति के, उनको कौन मान्यता देता है? कौन सा अधिनियम? तो ये अधिनियम है जिसको फॉरेस्ट राइट अधिनियम भी कहते हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट भी कहते हैं, जो 2006 में था। ठीक है। अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत विभिन्न योजनाएं परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है, अतः विकल्प डी सही है। ठीक है, मतलब ये नोडल एजेंसी है जनजातीय कार्य मंत्रालय, जो अधिनियम के जो प्रावधान हैं और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार उस क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं का भी क्रियान्वयन करता है ये। ठीक है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे थोड़ा सा है, तो यहाँ से ये भी प्रश्न बन सकता है। समझ गए आप लोग? हम लोग पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ऐसा विधान जो कार्यपालिका या प्रशासनिक प्राधिकारी को कानून के अनुप्रयोग के मामले में अनियंत्रित विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 44। ठीक है, अनुच्छेद 4 क्या है? ये समानता से संबंधित है, समानता से संबंधित है। ठीक है, ये है शिक्षा से संबंधित। शिक्षा किसका? अल्पसंख्यक। और ये जो आप लोग जानते हैं, ये संविधान उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये जो है अधिकार जो है 44 समान नागरिक संहिता है। तो ये जो है समान नागरिक संहिता का, अगर ऐसा विधान जो कार्यपालिका या प्रशासनिक प्राधिकारी को कानून के अनुप्रयोगों के मामले में अनियंत्रित विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, तो ये जो है समान नागरिक संहिता का उल्लंघन करेगा। ये अगर ऐसा कोई कानून बना दिया गया तो इनमें से जो ये है ना, इनमें से इसका करेगा। और ये कैसे करेगा, अब ये हम लोग समझते हैं। देखिए, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के संरक्षण नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14 में किसी मानी से भेदभावपूर्ण राज्य कार्रवाई के विरुद्ध करता है न्यायालय। इसका आंसर ए होगा भाई, यहाँ जो है ना वही, हाँ ए हमने किया भी है, सॉरी ए ही होगा इसका आंसर। यहाँ ए है भी, मैं पता नहीं किए थे। तो ये जो है ना समानता का उल्लंघन करेगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे पता नहीं कैसे हमको डी दिख रहा था, सॉरी। तुम लोगों ने भी ध्यान नहीं दिलाया कि सर यहाँ तो ए लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई विधान ऐसा बना तो जाहिर सी बात है कि आपके समानता का ही उल्लंघन करेगा वो। ठीक है, कि भाई जो है आप ऐसे समझ लीजिए कि विधि के समक्ष समानता, असमान संरक्षण, अनुच्छेद 14 किसी भी मनमानी भेदभावपूर्ण राज्य कार्रवाई के विरुद्ध एक ढाल के रूप में कार्य करता है और न्यायालय किसी भी कानून को अनुच्छेद 14 के विरुद्ध घोषित कर सकता है। सीधी सी बात है। अगर मान लीजिए कि आप जो है कार्यपालिका हैं और आप मनमानी कर रहे हैं, आपको ऐसा कोई कानून आपने पारित कर दिया जो मनमानी कर रहे हैं, तो मनमानी करने से क्या होगा कि व्यक्ति का समानता का अधिकार या जो है ये फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट जो है इस पे अतिक्रमण माना जाएगा। तो ये कहा भी गया कि जिस देश में जो है संवैधानिक शासन होगा, संवैधानिक शासन होगा यानी संविधान का शासन होगा, वहां पे क्या है, सरकार जो है कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे कि फंडामेंटल राइट का हनन हो। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, अब भारत में ऐसा है भी। लेकिन अगर कोई ऐसा कानून बनता है जो कार्यपालिका को ऐसी शक्ति देता है, अनियंत्रित शक्ति, तो जाहिर सी बात है कि उससे हमारा जो है समानता का अधिकार यानी हमारे मौलिक अधिकार का हनन होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है। तो इसलिए संवैधानिक शासन व्यवस्था में यह महत्वपूर्ण है। भारत में चूंकि संवैधानिक शासन व्यवस्था है, तो इसलिए यह सीधी सी बात है कि हमारे फंडामेंटल राइट यानी समानता के अधिकार पर यह हनन करेगा। इसलिए इसका उत्तर जो है ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न 10 में। निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा प्रदान करता है? ठीक है,
शक्तियों का पृथक्करण उदार लोकतंत्र में। ठीक है, शक्तियों के पृथक्करण में आप समझते हैं कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका में शक्तियों का पृथक्करण रहता है। तो ये क्या कह रहा है कि उदार लोकतंत्र की स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा प्रदान करता है। जब उदार लोकतंत्र होगा, ठीक है, लिबरल डेमोक्रेसी होगी, उदार लोकतंत्र में, सॉरी, उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सुरक्षा, इस शक्ति का पृथक्करण जो सिद्धांत है, इसमें आप जानते हैं कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण होता है। तो शक्ति पृथक्करण होने से क्या कारण क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ऐसे करना चाह रहा है कि स्वतंत्रता की सुरक्षा, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए कि अगर शक्तियों का पृथक्करण नहीं रहेगा, अलग अलग होकर काम नहीं करेगा कोई भी संस्था, तो कैसे स्वतंत्रता की रक्षा होगी। ठीक है, मान लीजिए कि कार्यपालिका ने अपना एक नियम बनाया कि जो है ऐसा नियम होना चाहिए कि हमको हमको बहुत अधिकार मिल जाए। ठीक है, लेकिन वहां पे क्या है कि हमारा न्यायपालिका बैठा हुआ है, तो न्यायपालिका क्या कहेगा कि भाई ऐसा कोई नियम नहीं बनेगा जिससे कि फंडामेंटल राइट का हनन हो। वही बात, तो जब वो एक दूसरे के शक्ति पृथक्करण को रख के एक दूसरे को ओवरलैप किए बिना शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोच्चम सुरक्षा होगी। ठीक है, इसलिए कह रहा है शक्ति के केंद्रीकरण में होगा नहीं। क्या होगा कि शक्ति केंद्रीकरण में क्या होगा, एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका केवल होगा तो नहीं होगा, प्रतिबद्ध न्यायपालिका ही है और कार्यपालिका और जो है और विधायिका जो है स्वच्छंद है। और मान लीजिए शक्ति का केंद्रीकरण हो गया तो केवल मान लीजिए कार्यपालिका में ही शक्ति का केंद्रीकरण हो गया, तो कैसे स्वतंत्रता की रक्षा होगी। जैसे मान लीजिए कि ऐसे आप समझ सकते हैं, जर्मनी का सिद्धांत आप लीजिए, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री आप लोग पढ़े हैं तो जर्मनी में क्या हुआ था, हिटलर के पास क्या हुआ था कि शक्तियों का केंद्रीकरण हो गया था। आप बाद में क्या हुआ देखें, कोलैप्स हुआ जर्मनी का, लाखों यहूदियों को जो है उसमें जला दिया गया, मार दिया गया, तो लोगों के अधिकारों का हनन हुआ, स्वतंत्रता की रक्षा कहाँ हुई। उसी प्रकार से निर्वाचित सरकार केवल निर्वाचित सरकार ही रक्षा नहीं कर सकती है, निर्वाचित सरकार कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। इसलिए इनमें से जो है शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत जो है उदार लोकतंत्र में जरूरी है लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए। अब समझ में आ गया। वैसे हम लोग ये भी देख लेते हैं, उदार लोकतंत्र सरकार का एक प्रतिनिधि स्वरूप है जो निम्नलिखित सिद्धांतों के तहत संचालित होता है। कई अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच चुनाव, सरकार की विभिन्न शाखाओं और शक्तियों के पृथक्करण, एक स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा संरक्षित कानून का शासन, जो वही मैं समझा रहा था, और सभी लोगों के मानवाधिकार, नागरिक अधिकारों, नागरिक स्वतंत्रताओं और राजनीतिक स्वतंत्रताओं की समान सुरक्षा, मतलब बैलेंस बना के चला जाता है इसमें। ठीक है, जैसे शक्ति का केंद्रीकरण हो जाएगा तो लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं होगी। भाई शक्ति का केंद्रीकरण होगा तो कोई भी जब डिक्टेटर हो जाएगा तो क्यों चाहेगा कि लोगों को हम अधिकार दे, लोगों को स्वतंत्र रखें। तो शक्ति का पृथक्करण होगा तभी तो होगा। मान लीजिए कि आप जो है कार्यपालिका जो है ऐसा कानून बना दी, लेकिन न्यायपालिका उसको कहेगी कि नहीं, तो ये होता है। ठीक है, शक्तियों का बटा हुआ, सरकार की शाखाओं के बीच शक्तियों का पृथक्करण एक उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। सीधी सी बात है, चूंकि इस तरह का सिस्टम बन जाता है कि आप मनमानी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, शक्ति पृथक्करण में, और जब केंद्रीकरण होगा तो इस तरह के प्रथा जाहिर सी बात है कि अंत हो सकती है, क्योंकि वो डिक्टेटर स्वरूप ले सकता है। ऐसा उदाहरण कई बार वर्ल्ड में देखने को मिला भी है कि जब शक्तियों का पृथक्करण नहीं है, शक्ति का केंद्रीकरण है, तो वहां जो है डिक्टेटरशिप का उदय हुआ है। और डिक्टेटरशिप का उदय होगा तो ना वहां राजनीतिक स्वतंत्रता रहेगी, ना राजनीतिक पार्टी काम कर पाएगी, केवल वन पार्टी सिस्टम रहेगा। तो उदार लोकतंत्र फिर रहेगा कहाँ। तो इसीलिए आपको उदार लोकतंत्र में, शक्ति पृथक्करण में, और जितने भी सिस्टम है डेमोक्रेसी के या सरकार चलाने के, शासन चलाने के, उसको समझना चाहिए, उसके सैद्धांतिक चीजों को समझना चाहिए। तो ये जरूरी है, समझ गए। अब देखिए एक रहा हुआ प्रश्न, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। जाहिर सी बात है कि ब्रिटेन का यहाँ शासन था तो उनके संसदीय लोक शासन को ही हमने अपना लिया, लेकिन हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है, कुछ भिन्नताएं भी हैं। और वो क्या भिन्नताएं हैं आप ऑप्शन में देखिए। विधान निर्माण के संबंध में ब्रिटिश संसद सर्वोच्च या संपूर्ण है, लेकिन भारत में संसद की कानून बनाने की शक्ति सीमित है। ठीक है, भारत में संसद के किसी अधिनियम में संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामलों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजा जाता है। दोनों कथन सही है। ठीक है,
अब यहाँ पे जैसे क्या है ना कि वहाँ संसद जो है सर्वोच्च है, लेकिन हमारे यहाँ संसद सर्वोच्च नहीं है, कानून बनाएगी, लेकिन कानून अगर वही है कि चेक एंड बैलेंस है, शक्ति पृथकीकरण का सिद्धांत है यहाँ पे, ठीक है, चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत यहाँ पे काम करता है, इसलिए दोनों कथन सही है। अब कैसे सही है थोड़ा सा विस्तृत में समझते हैं। भारत में संसद की संप्रभुता नहीं है बल्कि संवैधानिक संप्रभुता है। हमारे देश में संविधान सबसे सर्वोपरि है, क्योंकि यहाँ संवैधानिक शासन है, बार बार आ रहा है, ठीक है, संवैधानिक शासन है, इसलिए संविधान की संप्रभुता है, संविधान के हिसाब से हम शासन करते हैं, ठीक है। और संसद के अधिकार और अधिकार क्षेत्र सीमित है। न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित किसी भी कानून या अध्यादेश को शून्य घोषित कर सकती है, और यदि उसका कोई प्रावधान एक या अधिक संवैधानिक प्रावधानों को उल्लंघन करता है, तो अगर कोई ऐसा कानून पारित किया जो संविधान की किसी एक प्रावधान का या फिर कई प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो उसको शून्य घोषित कर सकती है। अतः कथन एक सही है। यह मामला संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो यह अनिवार्य करता है कि ऐसे मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाए। अतः 2 सही है। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि भारत में संसद किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामलों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजा जाता है, ठीक है। मतलब समझ पा रहे हैं आप, संविधान पीठ को, संविधान पीठ वो भी 5 सदस्यीय पीठ होगी, उसमें उसको देखा जाएगा, इसलिए जो है ये हमारा कूट दूसरा भी सही है, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत? अब जो है हमारा जो है क्लास आज जो है खत्म होता है, और पॉलिटी के जो है ये 11 प्रश्नों को हमने अच्छे से समझाया और सारे ऑप्शन पर भी विचार किया, क्या क्या उसमें हम संभावित प्रश्न बन सकते हैं उसको भी बताया, और व्याख्या करने की भी हमने बहुत अच्छी कोशिश की, जोड़ जोड़ के कोशिश की, ताकि ज़्यादा अच्छे से आपको हम समझा सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जो ऑनलाइन बच्चे हैं यूट्यूब पर देखेंगे उनके लिए भी है कि हम अगले क्लास में 2020 के प्रश्नों के साथ मिलेंगे, और आशा है कि आप क्लास को एंजॉय किए होंगे, और इसी तरह हम लगातार आपके लिए लिए मेहनत करते रहेंगे, और प्रश्नों का संग्रह आपके लिए प्रीवियस ईयर का लेते आते रहेंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इससे हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच।